फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम जो आज की टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा मिल्क, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो पेपर्स वगैरह आते हैं उनके अंदर देखा जाए तो मिल्क से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस तक यहाँ से मिल्क के टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट भी किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मिल्क के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स बेस्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं, वैसे ही मिल्क बेस्ड फूड प्रोडक्ट भी होते हैं। तो मिल्क बेस्ड फूड प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हमको मिल्क के बारे में समझना पड़ेगा कि मिल्क फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती के अंदर मिल्क का जो ये टॉपिक है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि फसाई ने क्या कर रखा है कि मिल्क से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं, उन सभी स्टैंडर्ड को फुलफिल करना होता है। मिल्क जो भी ये सरस डेयरी, अमूल डेयरी होती है, जो भी ये दूध वगैरह का हम खरीद के लाते हैं, तो ये दूध क्या होते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करके आते हैं। तो अब देखिए, जो हम मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क की बात करें तो सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं मिल्क का जो ओरिजिन है। मिल्क का ओरिजिन क्या होता है, एनिमल ओरिजिन होता है, प्लांट ओरिजिन नहीं कह सकते अपन। जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं आपके, प्लांट ओरिजिन बेस्ड होते हैं, लेकिन मिल्क क्या होता है, एनिमल ओरिजिन बेस्ड होता है। अब एनिमल ओरिजिन बेस्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो भी ये मिल्क वगैरह होता है तो एनिमल्स के थ्रू इसको क्या किया जाता है, सक्रेट किया जाता है। दूध को आप एक सीक्रेशन नहीं कह सकते, ध्यान रखना, मिल्क को आप सीक्रेशन नहीं कह सकते। सीक्रेशन कहने के बजाय ज़्यादा सही ये किस तरह का होता है, लैक्टेज सक्रेशंस, ठीक है, लैक्टेज सक्रेशंस होता है जो एनिमल की बॉडी से ये सक्रेट होता रहता है, ठीक है। तो मिल्क का जो कंपोजिशंस होता है, तो मिल्क एक कैसा होता है, लिक्विड प्रिपरेशन की तरह होता है। मिल्क कैसा होता है, अपने आप में एक लिक्विड होता है। तो ये जो लैक्टेज सक्रेशंस होता है ये अपने आप में कैसा होता है, ऑयल इन वाटर टाइप का एक इमल्सन होता है। दूध क्या होता है, एक तरह का ऑयल और वाटर टाइप का इमल्सन होता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि दूध किस तरह की प्रिपरेशन है, ऑयल एंड वाटर टाइप की प्रिपरेशन से, बराबर बात है। अब बात आती है यहाँ पर कि दूध का क्या कंपोजिशन हो सकता है, मिल्क का क्या कंपोजिशन होता है। तो देखिए, ऑयल एंड वाटर, इतना तो हमको पता चल गया कि दूध के अंदर या मिल्क के अंदर क्या होता है, एक तरह का ऐसा कंपोजिशन जिसमें ऑयल और वाटर दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब दूध को देखते हैं तो हमको कभी ऐसे अलग अलग थोड़ी दिखाई देता है कि ऑयल अलग दिखाई दे रहा हो या पानी अलग दिखाई दे रहा हो। इमल्सन का मतलब भी रियल में ये होता है कि ऑयल और वाटर की प्रिपरेशन तो होती है, लेकिन वो ऑयल और वाटर दोनों आपको कभी भी अलग अलग दिखाई नहीं दे सकते, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इमल्सन बोला जाता है। तो ऐसा जो ऑयल एंड वाटर इमल्सन होता है, इस दूध के अंदर कंपोजिशन के अंदर अगर हम देखें तो दूध में क्या हो सकता है भाई, कोई फैट होती है, दूध के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दूध के अंदर क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, ये भी क्या होते हैं दूध के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी कहीं ना कहीं दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं हम कि दूध क्या होता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स का क्या होता है, एक सोर्स होता है। अगर बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए तो उस दूध क्या करेगा, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने का हमेशा काम करता रहता है। इसके अलावा दूध के अंदर क्या होते हैं, कोई एंजाइम्स भी होते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आप प्रोटीन की बात करो, यहाँ पर एंजाइम भी मौजूद होते हैं। दूध के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आगे के टॉपिक में हम इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या फैट होती है, क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या पिगमेंट्स होते हैं ना, सबका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो और इसके अलावा देखें और भी कोई यहाँ पर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबस्टांस हो सकते हैं, है ना, और भी कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबस्टांस हो सकते हैं, जिनमें से हमने कुछ की तो यहाँ पे बात करी दी, कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस की तो बात करी दी, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ बात करी दी है, मिनरल्स, यानी कि दूध क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांस का एक एनरिच सोर्स होता है, सही बात है। तो अब दूध के लिए और क्या कह सकते हैं कि अब आपने ये तो कह दिया कि दूध क्या होता है, मिल्क एक ऑयल एंड वाटर टाइप की इमल्सन है। तो हमेशा दूध का क्या रहता है भाई, ये इमल्सन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। भाई दूध फट जाता है, इसका मतलब क्या है कि दूध के अंदर क्या हो गया भाई,
जो प्रिपरेशंस थी उसके अंदर वाटर और ऑयल का क्या हो गया, सेपरेशन। दूध का फटना ही क्या होता है, ऑयल और वाटर फेज का सेपरेशन होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मिल्क वगैरह होता है वो स्टेबलाइज होता है, जो भी दूध होता है इसका जो ऑयल वाटर इमल्सन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है ये अपने आप के अंदर, कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन फैट ग्लोब्यूल्स की सरफेस पे, जो भी ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन फैट ग्लोब्यूल्स की सरफेस पे क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी सतह के ऊपर। तो बस ध्यान रखने की बात है, आप कभी जब दूध के अंदर छोटी छोटी, कई बार आपने ड्रॉपलेट देखी होगी ऑयल की या फैट की, तो वो ऑयल या फैट की जो ड्रॉपलेट होती है तो उसके ऊपर चारों तरफ एक शाइनी सी जो लेयर दिखाई देती है, वो शाइनी सी लेयर क्या होती है, आपकी फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है। और ये फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है यही कहीं ना कहीं मिल्क को क्या करती है, स्टेबलाइज करने का काम करती है। तो ध्यान रखना, दूध की जो ऑयल वाटर प्रिपरेशंस होती है इसको स्टेबलाइज किसके थ्रू किया जाता है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब दूध के अंदर क्या होता है, एक बेहद ही खास तरह की एक प्रोटीन होती है जिसको बहुत बार हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दूध के अंदर एक केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। दूध में एक केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और ये जो केसीन प्रोटीन होती है, समझना बात को, आप अगर दूध को देखते हो तो आपको कहीं भी उसमें कोई प्रोटीन जैसा कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। जबकि ये केसीन पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मौजूद होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में प्रोटीन मौजूद होती है। लेकिन ये हमेशा, ये जो केसीन प्रोटीन होती है ये मिल्क के अंदर किस रूप में मौजूद होती है, कोलोइडल डिस्पर्सन, कोलोइडल डिस्पर्सन के रूप में मौजूद होती है। तो ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मिल्क एक सॉल्यूशन है, ऐसा कभी भी मत कह देना। मिल्क कोई सॉल्यूशन नहीं है। मिल्क को अगर जब भी आप बोलते हो तो क्या बोलोगे, ऑयल एंड वाटर इमल्सन बोलोगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दूध किस तरह की प्रिपरेशन हो सकती है, कोलोइडल डिस्पर्सन हो। सही बात है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं मिल्क के अंदर, वो कंटेंट क्या होते हैं, कोलोइड्स के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कोलोइड्स के रूप में मौजूद होते हैं, तो इनको क्या रहता है कि इन केसीन प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं तो इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कोलोइडल रूप में इनको देखा जा सकता है। सही बात है, तो मिल्क को आप सॉल्यूशन नहीं बोल के आप क्या बोलोगे, ऑयल एंड वाटर इमल्सन बोलोगे। आप साथ में क्या बोल सकते हो, कोलोइडल डिस्पर्सन बोलोगे। बराबर बात है। तो यहाँ तक हमने अभी तक ये समझ लिया कि जो दूध वगैरह होता है उसके अंदर दूध की क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकती है। यहाँ पर के देखा कि हमने दूध का किस तरह का फॉर्म होता है, कि दूध किस फॉर्म के अंदर हमको दिखाई देता है। अब दूध के अंदर क्या होता है, इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह थे, जैसा कि हमने बोला ना, इसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं। ये सब जो मिनरल्स होते हैं दूध के अंदर, इन सब मिनरल्स की जब बात करें तो मिनरल्स जो मौजूद होते हैं इसके अंदर, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये जो मिनरल्स होते हैं वो दूध के अंदर किस रूप में मौजूद होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के रूप में। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब, अब जो इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स है वो मिनरल्स हमेशा आपको क्या रहेंगे, घुली हुई अवस्था के अंदर इसके अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ठीक है, तो दूध को जब बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, ऑयल एंड वाटर इमल्सन बोला जाएगा और कोलोइडल डिस्पर्सन बोला जाएगा। सही बात है। मिनरल्स के केस में पूछा जाए कि मिनरल्स कौन सी स्टेज के अंदर पाए जाते हैं मिल्क के अंदर, तो आप वहां पर क्या जवाब दोगे कि जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस के रूप में उसके अंदर पाए जाते हैं। तो अभी तक हमको इतना समझ में आया है कि दूध का किस तरह का फॉर्म होता है। अब थोड़ा सा हमको मिल्क में इस कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। इसको हमने थोड़ा सा नॉन सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है ना इस बात को, तो इस चीज को हम पूरा अलग से कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके चार्ट के रूप में देखेंगे कि दूध में ये सब चीजें किस रूप में मौजूद होती है और एग्जाम में हमें यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इधर की बातें तो हमको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको हमको समझने के लिए क्या करना पड़े, फ्लो चार्ट के रूप में इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा।
देखिए मिल्क की जब बात करें, अब हम यहाँ पर मिल्क का थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। न्यूट्रिशनल कंपोजिशन का मतलब है कि किस तरह के न्यूट्रिशंस मिल्क के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको एक करना है कि दूध को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, मिल्क को दो फेज के अंदर डिवाइड करना है। एक फेज को मानना है कि इसके अंदर लिक्विड है, और दूसरी फेज में ये मानना है कि दूध में क्या मौजूद होते हैं, सॉलिड। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि दूध के अंदर सॉलिड जैसा कुछ ऐसे दिखाई नहीं देता अपने को देखने से, वो सब क्या होते हैं उसके अंदर, किस फॉर्म में होते हैं, कोलोइडल डिस्पर्सन फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। बाकी दूध के अंदर क्या मौजूद होता है, उसके अंदर जैसे लिक्विड पार्ट मौजूद होता है वैसे ही दूध के अंदर सॉलिड पार्ट भी मौजूद होता है। लिक्विड पार्ट हमेशा की तरह किससे बना होता है, अच्छे से जानते हैं, वाटर। कोई भी लिक्विड होता है वो हमेशा किससे बना होता है, आपका वाटर से बना होता है, सही बात है। दूसरी तरफ जब बात करते हैं अपन सॉलिड, सॉलिड के अंदर सबसे पहले दूध के अंदर जब भी बात करते हैं तो दिमाग में हमारे हमेशा क्या आता है, फेट। हमेशा हमारे माइंड में क्या आता है कि दूध के अंदर क्या मौजूद होती है, फेट मौजूद होती है। इसके अलावा शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, येलो सा, ये सारी की सारी चीजें, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और आपका शुगर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन बेसिकली दूध के अंदर कौन सी मेनली शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज कैसा शुगर होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गई, प्रोटीन्स आ गए और मिनरल्स आ गए। ये क्या होते हैं, आपके सॉलिड फेज के रूप में इसके अंदर मौजूद रहते हैं। अगेन वही बात, आपको ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देगा, कोलोइडल डिस्पर्सन के रूप में आपको दिखाई दिए जा सकते हैं। कोलोइडल डिस्पर्सन फॉर्म में हमेशा मौजूद रहते हैं। अब हम ऐसा जब भी हम इस चीज को देखेंगे कि इधर तो वाटर हो गया आपका, इसमें कुछ समझने जैसा रहा नहीं अपन, लेकिन इधर तो बहुत सी चीजें हो गई, तो इनको एक नाम दिया जाता है। इन सब चीजों को मिला के, इन सभी फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और लैक्टोज को मिला के एक नाम दे देते हैं जिसको बोला जाता है टोटल सॉलिड। जब आप बुक्स या कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे आप, तो आपको बहुत बार क्वेश्चंस में या बुक में आपको टोटल सॉलिड वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मिल्क के केस में टोटल सॉलिड क्या होता है आपका, ठीक है। तो इस वर्ड का ध्यान रखना, इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको टोटल सॉलिड का पता होना चाहिए। तो टोटल सॉलिड का मतलब क्या हो गया, ये सब चीजें, ये जो आपके सामने लिखे हैं उन सब का मतलब किससे होता है, टोटल सॉलिड से होता है। अब इसमें से भी आपको एक काम करना है, इस टोटल सॉलिड में से भी एक काम करना है आपको, यहाँ पर आपको अलग करना है फैट को, और दूसरा पार्ट किसको देखना है आपको, सॉलिड नॉन फैट, सॉलिड नॉन फैट। यानी कि आप अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे किसकी भाई, सॉलिड की। थोड़ी देर पहले किसकी बात कर रहे थे आप, सॉलिड की बात कर रहे थे, ठीक है। अब सॉलिड में से भी आप फैट को अलग कर दीजिए, सॉलिड में से भी आप किसको अलग कर दीजिए, फैट को अलग कर दीजिए, और अब बाकी की चीज़ों को देखिए। बाकी की चीज़ों का मतलब इधर हो सकता है प्रोटीन हो, इधर हो सकता है मिनरल्स हो सकता है इधर क्या हो, या आपका लैक्टोज हो। लेकिन एसएनएफ के अंदर कभी भी आपका फैट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एसएनएफ का मतलब ही क्या होता है, सॉलिड नॉन फैट। एसएनएफ का मतलब क्या होता है, सॉलिड नॉन फैट, यानी कि अदर देन फैट जो भी मौजूद होगा उसको एसएनएफ कहा जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों वर्ड बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एसएनएफ और टोटल सॉलिड का मतलब पता होना चाहिए, सही बात है। एसएनएफ वो है जिसमें न तो बात करते हैं लिक्विड वाटर की, न बात करते हैं फैट की। वाटर और फैट को हटा दीजिए और बाकी का जो बचेगा आपका वो क्या कहलाएगा, आपका एसएनएफ यानी सॉलिड नॉन फैट कहलाएगा, बराबर बात है। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि फैट कैसी हो सकती है इसके अंदर, दूध के अंदर कौन कौन से फैट हो सकते हैं, फैट के क्या क्या नाम हो सकते हैं, सही बात है। तो हमने बहुत बार कुछ फैट के नाम भी सुने होंगे आपने, जैसे लेसिथिन। लेसिथिन एक प्रकार का क्या होता है, फैट होता है जो दूध वगैरह या दूध एग वगैरह के अंदर ये प्रोटीन क्या होती है, पाई जाती है। जो भी ज़्यादातर देखा है, जो भी एनिमल सोर्स होते हैं, एनिमल के जो फूड सोर्स होते हैं,
वहां पर आपको लेसिथिन का आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल है ना, और वो ये फैट के साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में ग्लिसरॉल्स, है ना, ये भी फैट का सिंपल रूप ही होता है ग्लिसरॉल्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कोलेस्ट्रॉल्स हो गया, ग्लिसरॉल्स हो गया। अब इसी के अंदर सॉलिड नॉन फैट वाला पार्ट, सॉलिड नॉन फैट वाला पार्ट को देखें तो अगेन वही बात, प्रोटीन, मिनरल्स और लैक्टोज, सही बात है। आ जाइए एक एक की बात कर लेते हैं। प्रोटीन, मिनरल्स और आपका क्या हो गया, लैक्टोज हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ से लैक्टोज लिख दिया, क्योंकि दूध के अंदर जो एसएनएफ वाला पार्ट है उसमें किसका रोल हो गया, लैक्टोज का हो गया। इसी तरह से जब बात करोगे आप प्रोटीन की, तो हमने पहले कह दिया कि दूध के अंदर मेनली रूप से कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन नाम की प्रोटीन होती है, सही बात है, दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है। इसी तरह से दूध के अंदर और भी प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टो एल्बुमिन, येलो, गैलेक्टो एल्बुमिन। ध्यान रखना दूध में केसीन नाम की प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन में भी क्या नाम दे दोगे आप, लैक्टो एल्बुमिन और गैलेक्टो एल्बुमिन, सही बात है, लैक्टो एल्बुमिन और आपका ग्लैक्टो, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, लैक्टो ग्लोबुलिन। तो आपको दूध के अंदर दो टाइप की प्रोटीन मिल जाती है, एल्बुमिन और दूसरा क्या मिल जाता है, ग्लोबुलिन। ये दोनों टाइप की जो प्रोटीन्स होती है वो दूध के अंदर मौजूद होती है। तो ध्यान रखना, केसीन, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन हो गया। अब बात करते हैं कि केसीन के अंदर भी थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो कि क्या क्या इसके अंदर टाइप्स हो सकते हैं, ऐसा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा एंड कप्पा, अल्फा, बीटा, गामा एंड कप्पा, ठीक है, ये होते हैं केसीन प्रोटीन के टाइप। कौन सा टाइप नहीं होता है, थीटा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थीटा नहीं होता है। दूध में केसीन प्रोटीन का कौन सा टाइप नहीं होता है, तो वो कौन सा नहीं होता है, थीटा नहीं होता है। अदरवाइज आप क्या बोलोगे, अल्फा, बीटा, गामा और कप्पा। एक बार पूछा हुआ है इसलिए आपको ये मेंशन करा है, बाकी ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं यहाँ पर मिनरल्स की, तो मिनरल्स के अंदर जब भी हम बात करते हैं इसके अंदर, तो मिनरल्स जो पाए जाते हैं दूध के अंदर, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या होता है, मिनरल्स होते हैं दूध के अंदर पाए जाने वाले। इन कैल्शियम मैग्नीशियम के जो मिनरल्स है, इन कैल्शियम मैग्नीशियम के जो मिनरल्स हैं, और तो ये किस रूप में पाए जाते हैं, फॉस्फेट, सिट्रेट, ठीक है, फॉस्फेट और सिट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। कुछ बार देखा गया है कि ये क्लोराइड के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर भी जो मिनरल्स होते हैं ज़्यादातर किस रूप में मौजूद होते हैं, दूध के अंदर ये फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये क्या होते हैं, दूध के मिनरल्स। क्योंकि मिनरल्स का हमेशा पता है कि मिनरल्स हमेशा साल्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूध में भी इनके साल्ट के फॉर्म कौन से होते हैं, फॉस्फेट, सिट्रेट, और इनके क्लोराइड फॉर्म दूध के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, विटामिन्स की। विटामिन की अगर बात करें अपन, जाहिर सी बात है कि फैट के अंदर कौन से विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के। याद करना बहुत आसान है, क्योंकि बचपन से हम जानते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के, बराबर बात है। तो यहाँ पर विटामिन ए, डी, ई, के क्या हो गया अपने आप के अंदर, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के जो विटामिन होते हैं, B1 और B2 विटामिन है और B3 विटामिन है, तो ये भी दूध के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगेन बात देखिए, ये तो क्या थे, फैट सोल्यूबल विटामिन थे, तो फैट सोल्यूबल विटामिन तो आपके किधर पाए जाएंगे, फैट के अंदर पाए जाएंगे, और जो अदर आपके दूसरे जो भी विटामिन होते हैं वो आपके किधर पाए जाते हैं, SNF वाले पार्ट में, B1, B2 और B3 के रूप में पाए जा सकते हैं, सही बात है। अब देखिए इसके अंदर सारी बातें आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो नहीं आया वो कौन सा आया, कैरोटीन्स। क्या नहीं आया आपके सामने, कैरोटीन्स। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दो नाम, केसीन और कैरोटीन, सही बात है।
तो केसीन दूध की प्रोटीन होती है। उसी तरह से दूध में क्या पाया जाता है, कैरोटीन नाम का पिगमेंट भी पाया जाता है। तो वो कैरोटीन नाम का जो पिगमेंट होता है, आपका कैरोटीन नाम का जो पिगमेंट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, इस फेट सोल्यूबल पार्ट के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि कैरोटीन थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि कैरोटीन नाम का जो ये पिगमेंट होता है, ये जो कैरोटीन है ये आपका किधर पर, कैरोटीन कहाँ पर मिलता है, आपका फेट वाले पार्ट के अंदर मिलता है। सही बात है। तो ये कैसा हो गया आपका कैरोटीन, फेट के अंदर मौजूद रहने वाला एक पिगमेंट है। इस कैरोटीन की अगर बात करें तो कैरोटीन की वजह से येलो कलर होता है, कैरोटीन की वजह से येलो कलर होता है। भाई दूध का जो पीलापन दिखाई देता है वो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि गाय का जो दूध होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, और भैंस का जो बफेलो का मिल्क होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। तो येलो कलर की वजह, तो काऊ का जो मिल्क है वो येलो कलर होने का कारण क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है। तो आपको थोड़ा सा इन दूध के इस कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम आगे की क्लास एज के अंदर ही देखेंगे कि दूध के किस किस तरह के टाइप्स वगैरह हो सकते हैं, तो उन टाइप्स को भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस हम करेंगे। तो देखिए अपना, अब इस जो ये मिल्क का कंपोजिशन है, इस मिल्क के कंपोजिशंस में से और किस तरह के क्वेश्चन वगैरह पुटअप किए जा सकते हैं। कुछ बातें ध्यान रखने की हमको यहाँ पर, कि जैसे दूध के अंदर हमने कहा कि केसीन दूध की मैनली रूप से पाई जाने वाली प्रोटीन है, और दूसरी अदर प्रोटीन के अंदर लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन है। आगे भी हम इनको डिस्कस करेंगे कि इन दो प्रोटीन का बहुत बार अलग से एक नाम दिया जाता है। बहुत बार इसको लैक्टोएल्बुमिन या लैक्टोग्लोबुलिन नहीं कहा जाकर वहाँ पर इसको क्या कह देते हैं, बहुत बार इसको वे प्रोटीन का नाम दे दिया जाता है। और काफ़ी बार पेपर्स वगैरह के अंदर पूछ लिया जाता है कि दूध के अंदर पाए जाने वाली वे प्रोटीन्स क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये भी समझना पड़ेगा कि वे प्रोटीन क्या होती है और किसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे चल के अभी दूध के कंपोजिशन के अंदर इन सब चीज़ों का कुछ न कुछ ब्रीफ में एक रोल देखेंगे कि इनका क्या रोल हो सकता है। अगर इसके कंपोनेंट्स की अगर रोल की बात करें, तो अगर बात करें सबसे पहले हम कि जैसे अभी आपसे कभी पूछ लिया जाए कि दूध के अंदर, जैसे हमने बोला विटामिन ए, डी, ई, के और B1, B2, B3 भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बोलिए कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन क्या होता है, कि विटामिन इसमें कौन से विटामिन ज़्यादा मिल सकते हैं, तो विटामिन में भी अगर बात करें तो ध्यान रखना है इसमें ए एंड डी ज़्यादा रिच होते हैं इसके अंदर, यानी कि इनकी अमाउंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है, तो ध्यान रखना दूध के अंदर विटामिन सी क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो एग होता है, अंडा, उसके अंदर भी, दूध के अंडे के अंदर भी विटामिन सी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब बात कर रहे थे हम प्रोटीन्स की अभी, तो दूध के अंदर देखिए क्या था, हमने 3 प्रोटीन के नाम लिखे थे अभी, केसीन, लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन। समझिए बात को, हमने कहा था कि दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है केसीन। तो सबसे पहली बात कि केसीन प्रोटीन्स का कौन सा टाइप्स होती है, तो प्रोटीन की अगर टाइप की बात करें तो केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन होती है। फॉस्फोप्रोटीन होती है, यानी फॉस्फोप्रोटीन का मतलब कि केसीन नाम का जो प्रोटीन होता है, इसके साथ में क्या मिनरल साल्ट जुड़ा हुआ रहता है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। यानी केसीन प्रोटीन दूध में कभी भी अकेला मौजूद नहीं होता है। जब भी ये मौजूद होता है तो ये क्या करता है, एक साल्ट बना लेता है, कैल्शियम
केसीन, कैल्शियम केसीन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम केसीन फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है दूध के अंदर। और किस रूप में मौजूद था प्रोटीन? ये कोलोइडल डिस्पर्सन के रूप में। तो ये जो आपका ये सॉल्ट बनता है, ये इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स के रूप में ये हमेशा दूध के अंदर मौजूद होता है, जिसको कैल्शियम केसीन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो अब दूध के अंदर जब आप केसीन को अलग कर लेते हो, देखा होगा दूध के अंदर जब आप केसीन को अलग कर लेते हो, थोड़ा यूं समझ लीजिए, आप दूध लिया, आपने एक कटोरी में दूध लिया और आपने उसमें से थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल दिया, तो अब क्या हो गया? दूध क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा। दूध को गर्म करने के बाद में थोड़ा सा उसके अंदर क्या डाल दिया आपने? नींबू डाल दिया, तो दूध फट जाएगा। और जो आपके पास में सॉलिड सा पार्ट इकट्ठा होगा, वो सॉलिड सा पार्ट इकट्ठा होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका केसीन, यानी कैल्शियम केसीन फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा वो आपके पास में। ठीक है, ऐसा होता है। और जो बाकी का जो दूध का फटने के बाद जो सॉलिड पार्ट अलग हो गया और जो अंदर पानी सा पानी रह गया चारों तरफ, वो वाटर वाला पार्ट, वाटरी पार्ट होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है और लैक्टो ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन होती है, इसको नाम दे देते हैं अपन वे प्रोटीन। क्या नाम दे दिया आपने? वे प्रोटीन। और ये किस रूप में मौजूद है? बताया ना, बाउल के अंदर दूध को फाड़ दिया अपन ने, सॉलिड पार्ट तो हो गया आपका कैल्शियम केसीन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स हो गया, और जो वाटर वाला पार्ट हो गया, उसमें जो ये वे प्रोटीन होती है, ये डिस्पर्स रहती है, डिस्पर्स इन वाटर, पानी के अंदर आपको डिस्पर्स दिखाई देगी। जबकि ये तो पूरा एक पाउडर सा बन गया, एक सेमी सॉलिड सा मास बन गया और इकट्ठा होकर आपके बाद में बाहर आ गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, केसीन को प्रेसिपिटेट करने का तरीका क्या होता है? इंडस्ट्री लेवल पे जब केसीन को प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर लिया जाता है, केसीन डब्बों के अंदर भी मार्केट के अंदर सेल आउट किया जाता है। तो केसीन को क्या करते हैं? या तो एसिड, नींबू का मतलब सिट्रिक एसिड, और साथ में इस रेनेट निकिल यानी कैटालिस्ट, ये क्या करता है? केसीन के प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। तो यहाँ पर केसीन आपकी क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेट आउट, क्योंकि दूध में तो केसीन घुली हुई सी दिखाई देती है, यानी कोलोइडल डिस्पर्सन रूप में। उसको बाहर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रेनेट और एसिड डालना पड़ता है। और ऐसा काम जब किया जाता है तो इस पॉइंट को क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट pH 4.6। इस pH पे क्या होता है? केसीन जब आएगा, केसीन यानी दूध जब इस pH पे आ जाएगा, तो आपने जो कप के अंदर जो बाउल लिया था, उसके अंदर नींबू को आपने डाला था, तो आपने क्या किया था? वहां पर आपने pH क्या की थी? 4.6 की थी दूध की pH। जैसे ही दूध की pH 4.6 होगी, तब वैसे ही क्या हो जाएगा? केसीन क्या हो जाएगा आपका? वहां से प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट आउट होते ही क्या होगा? केसीन बाहर निकल जाएगा और जो वाटरी लिक्विड पार्ट होता है उसमें वे प्रोटीन मौजूद होगी डिस्पर्स इन वाटर के अंदर। तो जहाँ तक है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर केसीन को किस तरह से इंडस्ट्री लेवल पर दूध से अलग किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीएच बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके लिए पीएच है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि दूध की पीएच क्या रहती है। सही बात है। तो ये थोड़ी सी हमारे को यहाँ पर थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखिए, समझिए बात को, जब हम दूध की पीएच वगैरह की बात करते हैं यहाँ पे, तो दूध की पीएच की जब बात करते हैं अपन, तो अब बात आती है कि भाई कि मिल्क की पीएच वगैरह क्या हो सकती है, और दूसरा जैसे बटर वगैरह होते हैं इनकी पीएच क्या होती है। तो थोड़ा सा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच को दूध की नॉर्मल पीएच के साथ में मिक्स मत कर देना, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की जो पीएच होती है वो क्या होता है, किसी भी प्रोटीन को सॉल्यूशन फॉर्म में से उसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए जो पीएच बनती है, जिस पे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच कहलाती है। सही बात है। तो अब देखिए यहाँ पर दूध के अंदर हमने जैसे बताया था, दूध के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और माइनर कंपोनेंट्स के रूप में क्या बताया था आपका, पिगमेंट्स। अब दूध के अंदर जब पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनर कंपोनेंट के रूप में मौजूद होते हैं। तो माइनर कंपोनेंट्स, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए। अब दूध के अंदर माइनर कंपोनेंट के अंदर क्या पिगमेंट्स होते हैं, येलो। पिगमेंट के अंदर भी बहुत अच्छी बात है, दूध के अंदर दो पिगमेंट होंगे तो वो कैसे होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स,
और एक होता है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया था कैरोटीन, तो ध्यान रखना कैरोटीन तो होता ही है दूध का मेनली रूप से पाया जाने वाला पिगमेंट। साथ में देखा गया इसके अंदर कि आपको जैंथोफिल थोड़ा सा क्या मौजूद होता है दूध के अंदर, जैंथोफिल भी मौजूद होता है। तो जनरली ऑप्शन में अगर आपको केवल कैरोटीन दे रखा है तो कैरोटीन करना है, और आपको अगर दोनों दे रखे हैं कैरोटीन के साथ जैंथोफिल तो आपको कैरोटीन और जैंथोफिल दोनों को आपको क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि दूध के अंदर पीले रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर भी अगर एक को चूज करने की बात है तो मेनली रूप से रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका कैरोटीन होता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल पिगमेंट के अंदर, तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, लैक्टोक्रोम। लैक्टोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है, लेकिन दूध के पीले रंग के लिए लैक्टोक्रोम रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर गाय और इसमें बफेलो के मिल्क का अगर कंपेयर करें तो अच्छे से जानते हैं कि बफेलो के दूध में कैरोटीन बहुत कम होता है, तो काऊ के मिल्क के अंदर आपका कैरोटीन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कैरोटीन किसके, बफेलो मिल्क के। येलो तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार एग्जाम वगैरह में पुटअप कर लिए जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा वहां पे पता होना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं हम एंजाइम्स। दूध के अंदर किस तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दूध के अंदर लाइपेज पाया जाता है, दूध के अंदर कैटालेज एंजाइम पाया जाता है, दूध के अंदर गैलेक्टेज एंजाइम पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, और दूध के अंदर पाया जाता है ओलियनेज। ठीक है, ये सभी दूध के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स है। अब इनके एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है, दूध को आप थोड़ा सा लंबे टाइम तक छोड़ दीजिए, आप दूध को थोड़े टाइम तक लंबे टाइम तक छोड़ दीजिए, 2 दिन 3 दिन के लिए, तो दूध में से आप गौर करना एक अजीब सी स्मेल आना शुरू होती है। वो अजीब सी स्मेल जो अनफेवरेबल होती है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो वो अजीब सी जो स्मेल होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपी फ्लेवर ऑफ मिल्क। दूध के अंदर बहुत बार अपन डेयरी वगैरह के सामने से जब गुजरते हैं, तो डेयरी के सामने से जब गुजरते हैं तो दूध की जो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो बुरी सी स्मेल आती है, वो क्या होती है, कैपी फ्लेवर ऑफ मिल्क होती है, जो आपकी कौन से एंजाइम की वजह से होती है, ओलियनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, मिल्क का ऑक्सीडाइज कर देता है, ये एंजाइम मिल्क को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो दूध में से जो स्मेल आना शुरू होती है वो कैपी फ्लेवर आना शुरू हो जाती है। तो कैपी फ्लेवर ऑफ मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका ओलियनेज होता है। ये जो लैक्टेज एंजाइम होता है ये आपका क्या करता है, लैक्टोज नाम की जो शुगर होती है उसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ देती है। ग्लूकोज भी एक शर्करा होती है, शुगर होती है, ग्लैक्टोज भी एक शुगर और शर्करा होती है। इसको नाम दिया जाता है मिल्क शुगर, इसको नाम दिया जाता है मिल्क शुगर। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हमको पता होना चाहिए। तो ग्लैक्टेज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किसके डिकम्पोजिशन से बनते हैं, लैक्टोज से। और कौन कराता है उसका डिकम्पोजिशन, लैक्टेज नाम का एंजाइम करवाता है। ठीक है, और लाइपेज होता है आपका, ये लाइपेज भी क्या करता है, जो फेट होती है, फेट को ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है, फेट को ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है। और इस फेट के ब्रेक डाउन होने से अब जाहिर सी बात है फेट भी जो सड़ना शुरू होती है, दूध की जो फेट सड़ना शुरू होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका लाइपेज नाम का एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये फेट के जैसे ही ब्रेक डाउन शुरू होगा, फेट का जैसा ही ब्रेक डाउन शुरू होगा तो एक बुरी सी सड़ी हुई सी स्मेल आती है, रैंसिड फ्लेवर। उस रैंसिड फ्लेवर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ये तो क्या हो गया, रैंसिड का मतलब होता है किसी चीज को सड़ने की वजह से आने वाली स्मेल। ठीक है, तो दोनों का मतलब अलग अलग अपनी जगह पर। लाइपेज रेस्पॉन्सिबल होता है रैंसिड फ्लेवर के लिए,
और जो आपका ओलियनेज होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कैपी फ्लेवर ऑफ मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इनमें भी अगर बात करें, इससे भी ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट बात करें अपन, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दूध की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हम जितने भी फूड प्रोडक्ट पढ़ेंगे एफएसओ के अंदर, उन फूड प्रोडक्ट के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा याद करेंगे। आगे भी बहुत सारे कुछ फूड प्रोडक्ट होंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो दूध की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है तो इसका हमको पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ। समझिए बात को, 0.13 से लेके 0.21% ये आपकी क्या होती है, परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, और इसी को बोला जाता है नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क। एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा गया है दूध की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क। तो ये क्या होता है, दूध के अंदर जो ये एसिडिटी आती है परसेंट लैक्टिक एसिड, तो ये रियल में कौन सा एसिड होता है। अभी तक अपन ने दूध में किसी एसिड का नाम नहीं लिया अपन ने, तो ध्यान रखना दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है जब हम दूध को जमा देते हैं, यानी कि दूध से जब हम दही बनाते हैं तो उस लैक्टिक एसिड का अमाउंट क्या होता है, दूध में बढ़ जाता है। क्योंकि जब दूध जमता ही क्यों है, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, यानी कि दूध की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका नेचुरल जो एसिडिटी होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ या परसेंट लैक्टिक एसिड स्ट्रेंथ, तो वो कितना होता है, 0.13% से 0.21% क्या होती है, दूध की नेचुरल एसिडिटी होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुई भाई, साथ में ये भी कहोगे क्योंकि भाई ये कोई ना कोई क्या होता है आपका साल्ट, क्योंकि एसिड किसके साथ मौजूद होगा, कोई ना कोई सॉल्ट भी होगा साथ में। तो ये क्या कह सकते हो इसके साथ में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ये लो सर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये दूध की हमेशा क्या होती है, नेचुरल एसिडिटी होती है। अब उसी मिल्क को अगर आप थोड़े टाइम तक अगर एनवायरनमेंट में आप छोड़ देते हो, मिल्क को अगर आप एनवायरनमेंट में अगर छोड़ दें, तो अब पता चलेगा कि अब आपका दूध में नेचुरल एसिडिटी नहीं होगी। एनवायरनमेंट में आने के बाद में उस दूध में क्या हो जाएगा, आपका और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। अब दूध की एसिडिटी आपकी क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट इन मिल्क, यानी इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिटी। और ये एसिडिटी क्या कहलाती है, आपकी डेवलप्ड एसिडिटी। तो हमेशा डेवलप एसिडिटी नेचुरल एसिडिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि जो आपका 0.21% है, इस 0.2% से ज़्यादा जो होगी वैल्यूज़, वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगी, डेवलप्ड एसिडिटी को इंडिकेट करेगी। तो ऐसी एसिडिटी क्या होती है, तो डेवलप्ड एसिडिटी का कारण क्या होता है, इसके अंदर मौजूद होना लैक्टिक एसिड का। ठीक है, तो ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ की जो बात होती है रियल मायने के अंदर, जब नेचुरल एसिडिटी होती है वो तो दूध के अंदर पाए जाने वाले फॉस्फेट वगैरह की वजह से होती है, ये 0.13 से लेके 0.21%। और जो आपके उसके अंदर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो दूध को, तो उसके अंदर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यानी अब आपका दूध क्या हो रहा है, फटने वाला है। जो अपन बोलते हैं ना दूध फट गया, तो वो दूध फट क्या गया भाई, वो इसलिए फट गया क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, एसिडिटी क्या हो गई, वहां के अंदर बढ़ गई। यानी किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया। कहां से बना लैक्टिक एसिड, दूध के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं और आपका दूध क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, डेवलप्ड एसिडिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब दूध का अब देखा जाए तो अब ध्यान रखना, अभी तक आपने किसकी बात करी है, परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी है। अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए भाई दूध की पीएच कितनी होती है, तो वो नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 6.5 से लेके 6.7 तक है। थोड़ा बहुत बुक्स के अंदर वेरिएबल रहता है, कोई 6.6 से 6.7 कह देता है, 6.5 to 6.7 कह देता है। तो आप क्या मानोगे, 6.5 से लेके 6.7 तक की जो पीएच होती है वो किसके लिए होती है, दूध की पीएच होती है। और जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 0.13 से 0.21%। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह ढंग से पढ़ते नहीं है कि दूध की उसने पीएच पूछी है एग्जामिनर ने या दूध की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है।
ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो हमको पता लग सकता है कि वो बात किसकी कर रहा है, कि पीएच की या परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। अब यहाँ तक के बाद हम आगे की जो देखेंगे इसके अंदर टॉपिक के अंदर कि मिल्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं मार्केट में, दूध किस किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हम आगे की जो क्लास होगी इसके अंदर हम दूध के टाइप्स को क्या करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे।